सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 118 पहला प्रश्न। एक एशियाई आधारिक संरचना निवेश बैंक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। 2 AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयरधारक है। 3 AIIB में एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है ए। यह प्रश्न एशियाई आधारिक संरचना निवेश बैंक AIIB के बारे में है। पहला कथन सही है क्योंकि AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। दूसरा कथन भी सही है क्योंकि भारत AIIB का सबसे बड़ा शेयरधारक है। हालांकि तीसरा कथन गलत है क्योंकि AIIB में एशिया से बाहर के देशों का भी सदस्यता है, जैसे कि यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों ने भी इसमें भाग लिया है। अगला प्रश्न। 2 हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर्ऋणदाता करार इंटरक्रेडिटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था? ए भारत सरकार के राजकोषीय घाटे और चालू लेखा घाटे के वर्षानुवर्ष पड़ने वाले भार को कम करना। बी केंद्रीय और राज्य सरकारों की आधारिक संरचना परियोजनाओं को संबल प्रदान करना। सी 50 रुपये करोड़ या अधिक के ऋणों के आवेदनों के मामले में स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करना। डी 50 रुपये करोड़ या अधिक की दबावयुक्त परिसंपत्तियों स्ट्रेस्ड एसेट्स का, जो सहसंघ उधारी कंसोर्टियम लेंडिंग के अंतर्गत हैं, अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखना। इस प्रश्न का उत्तर है डी। हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर्ऋणदाता करार इंटरक्रेडिटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का उद्देश्य 50 रुपये करोड़ या अधिक की दबावयुक्त परिसंपत्तियों स्ट्रेस्ड एसेट्स का समाधान तेजी से करना था। जब कई बैंक या वित्तीय संस्थाएं एक ही उधारी को जारी करती हैं, तो इस करार का उद्देश्य उन ऋणों का समाधान तेजी से और समन्वय के साथ करना है। इससे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को एकजुट होकर समस्याओं का समाधान निकालने में मदद मिलती है, जिससे ऋणों के निपटारे में अधिक गति और प्रभावशीलता सुनिश्चित होती है। अगला प्रश्न। 3 सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? ए बैंक बोर्ड ब्यूरो, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी केंद्रीय वित्त मंत्रालय, डी संबंधित बैंक का प्रबंधन। इस प्रश्न का उत्तर है ए। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB करता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो एक विशेष निकाय है जिसे भारतीय सरकार ने 2016 में स्थापित किया था। इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में नेतृत्व चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और दक्ष बनाना है। यह ब्यूरो अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और निदेशकों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करता है। भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय वित्त मंत्रालय का इसमें सहयोग हो सकता है, लेकिन चयन प्रक्रिया का प्रमुख निर्णय बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा लिया जाता है। अगला प्रश्न। 4 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड PNGRB भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है। 2 PNGRB का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है। 3 PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जाती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है B। दूसरा कथन सही है क्योंकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB का एक मुख्य कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है। PNGRB गैस वितरण और विपणन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। पहला कथन गलत है क्योंकि PNGRB भारत सरकार द्वारा स्थापित पहला नियामक निकाय नहीं है। पहले नियामक निकाय विद्युत नियामक आयोग CERC था। तीसरा कथन भी गलत है
क्योंकि पीएनजीआरबी के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपील अधिकरण के बजाय अपील न्यायाधिकरण अपीलेट ट्राइब्यूनल के समक्ष की जाती है। अगला प्रश्न 5 संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में एलटीई लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और वोल्ट वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के बीच क्या अंतर है? एक एलटीई को साधारणतः 3G के रूप में विपणित किया जाता है तथा वोल्ट को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपणित किया जाता है। 2 एलटीई डेटा ओनली तकनीक है और वोल्ट वॉइस ओनली तकनीक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है डी। यह प्रश्न एलटीई और वोल्ट के बीच अंतर को लेकर है। पहला कथन गलत है क्योंकि एलटीई लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन को 3G के रूप में विपणित नहीं किया जाता, बल्कि इसे 4G टेक्नोलॉजी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि वोल्ट वॉइस ओवर एलटीई 4G नेटवर्क पर वॉइस कॉलिंग की सुविधा प्रदान करता है। दूसरा कथन भी गलत है क्योंकि एलटीई एक डेटा ओनली तकनीक है, जबकि वोल्ट वॉइस और डेटा दोनों के लिए 4G नेटवर्क का उपयोग करता है। वोल्ट के माध्यम से वॉइस कॉल्स को भी 4G नेटवर्क पर भेजा जाता है। अगला प्रश्न 6 मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 1 गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व 3 महीने और प्रसवोत्तर 3 महीने के लिए सवेतन अवकाश की हकदार हैं। 2 शिशुगृहों वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम से कम 6 बार शिशुगृह जाने की अनुमति देना अनिवार्य होगा। 3 2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के तहत पहला कथन सही नहीं है क्योंकि गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व 6 सप्ताह और प्रसवोत्तर 26 सप्ताह का सवेतन अवकाश मिलता है, न कि 3 महीने। दूसरा कथन सही है क्योंकि शिशुगृहों वाले प्रतिष्ठानों के लिए यह अनिवार्य है कि वे माताओं को प्रतिदिन कम से कम 6 बार शिशुगृह जाने की अनुमति दें। तीसरा कथन भी सही है क्योंकि इस अधिनियम में 2 बच्चों वाली महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ कम कर दिया गया है। अगला प्रश्न 7 निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उपसूचकांक नहीं है? ए कानून और व्यवस्था बनाए रखना, बी करों का भुगतान करना, सी संपत्ति का पंजीकरण कराना, डी निर्माण परमिट संबंधी कार्य करना। इस प्रश्न का उत्तर है ए। विश्व बैंक का कारोबार सुगमता सूचकांक विभिन्न पहलुओं को मापता है जो व्यापार करने में सहूलियत प्रदान करते हैं। इसमें कुछ उपसूचकांक होते हैं जैसे करों का भुगतान करना, संपत्ति का पंजीकरण कराना और निर्माण परमिट संबंधी कार्य करना, जो व्यापारिक प्रक्रिया को सुगम बनाने से संबंधित होते हैं। हालांकि कानून और व्यवस्था बनाए रखना एक व्यापक सामाजिक और प्रशासनिक अवधारणा है, लेकिन यह सीधे तौर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उपसूचकांक नहीं है। अगला प्रश्न 8 भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया था? ए जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 1998, बी पुनर्चक्रित प्लास्टिक निर्माण और उपयोग नियम 1999, सी ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011, डी खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011। इस प्रश्न का उत्तर है सी। भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011 में विस्तारित उत्पादक दायित्व ईपीआर एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में आरंभ किया गया था। इस नियम के तहत उत्पादकों को अपने उत्पादों के जीवन चक्र के अंत तक उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए कहा गया है, जिसमें ई अपशिष्ट जैसे पुरानी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं का पुनर्चक्रण और निपटान शामिल है। उत्पादकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके द्वारा बेचे गए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का उचित तरीके से निपटान हो, जिससे पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव पड़े। अगला प्रश्न
9 भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस, यदि कुछ है, के साथ साथ और क्या शामिल है? ए. केवल परिवहन लागत। बी. केवल ब्याज लागत। सी. प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत। ए. प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा गोदामों के प्रभार। इस प्रश्न का उत्तर है सी। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और किसानों को भुगतान किए गए बोनस के साथ साथ प्रापण प्रासंगिक प्रभार और वितरण लागत भी शामिल होती है। प्रापण प्रासंगिक प्रभार में खरीद के दौरान विभिन्न खर्चे जैसे कि खरीद केंद्रों पर लागत और अन्य प्रबंधन शुल्क शामिल होते हैं, जबकि वितरण लागत में खाद्यान्नों को विभिन्न स्थानों तक पहुंचाने की लागत शामिल होती है। इन सभी लागतों को जोड़कर खाद्यान्नों की आर्थिक लागत का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न 10. किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा? ए. जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात। बी. इसके भवनों, अन्य आधारिक संरचना और मशीनों का स्टॉक। सी. कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का आमाप। डी. समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। इस प्रश्न का उत्तर है डी। सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल का अर्थ समाज में लोगों के बीच आपसी भरोसा, सहयोग और सामंजस्य से है। यह एक ऐसा गुण है जो समाज के सामाजिक नेटवर्क और रिश्तों की गुणवत्ता को दर्शाता है और यह किसी भी समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक पूंजी में सामाजिक सहभागिता, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना शामिल होती है। अन्य विकल्पों जैसे साक्षरता अनुपात, आधारिक संरचना और कार्यशील आयु समूह से संबंधित कारक भौतिक या मानव पूंजी से संबंधित हैं, न कि सामाजिक पूंजी से।